हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल वी आर नॉवल स्टोरी पे। और आज की वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। टू फल हाई इस वीडियो को लाइक कर दू, चैनल पे नए हो टू सब्सक्राइब कर दू। टू चलिए स्टार्ट करते हैं शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 36। मूशे से दोबारा लड़ाई। शौर्य और सिया के वहां से जाने के बाद मूशे अपने साथियों के साथ शौर्य मारने के लिए अपने समुदाय से निकलने लगता है। वो बस अपने समुदाय के निकलने ही वाला था तभी एक जोर से हंसने की आवाज आती है, हा 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 हा। ये आवाज सुनकर मूशे और उसके सभी सिपाही एकदम से आगे बढ़ते हुए रुक जाते हैं। आवाज सामने से आई थी इसलिए मूशे सामने दरवाजे के ऊपर दीवार की तरफ देखता है। दरवाजे के ऊपर बनी दीवार के ऊपर खड़ा मूशे का साथी डर के मारे अपने हाथ ऊपर करके खड़ा था। ये देखकर मूशे भी चौंक जाता है। तभी उस सिपाही की पीछे से दर्द पकड़े शौर्य साइड में आता है और सीधा उस सिपाही को ऊपर से नीचे फेंक कर कहता है, तुमसे मिले काफी लंबा समय हो गया मूशे। इतना कहकर शौर्य खुद भी नीचे कूद जाता है और उनके ठीक सामने आ जाता है। शौर्य को देखकर मूली कहता है, ये तो शौर्य सेन है। चिंता मत करो मूली, मैं बस यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए आया हूँ। शौर्य सेब खाते हुए मूली से कहता है। शौर्य को देखकर मूशे कहता है, बच्चे मानना पड़ेगा तेरे अंदर दम तो है जो तू खुद ही यहाँ चला आया। इतना कहकर मूशे अपने सैनिकों को इशारा कर देता है और वो सभी हथियार निकालकर शौर्य से लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देखकर शौर्य अपने सेब को ऊपर की तरफ उछालकर अपनी तलवार पीठ से उठाकर सामने जमीन पर खड़ी करके पकड़ लेता है और जैसे ही सेब नीचे गिरता है तो शौर्य उसे पकड़ लेता है और खाने लगता है। शौर्य के चेहरे पर कोई भी डर नहीं था और वो आराम से अपनी तलवार पकड़कर खड़े हुए सेब खाते हुए मूशे से कहता है, मूशे तुम्हें देखे हुए काफी दिन हो गए थे लेकिन तुम आज भी अपने इन चूजों के पीछे ही छिपे हुए हो। इस पर मूशे जवाब देता है, मैं इसे चाल बोलता हूँ बच्चे। ये सुनकर शौर्य हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, मुझे ऐसा लगता है कि ये आइडिया तुम्हें तुम्हारे इस डरपोक बच्चे ने दिया होगा जो अभी तुम्हारे पीछे छिप रहा है। मूली इससे डर के मारे अपने पिता के पीछे छिप जाता है। तभी मूशे गुस्से में चिल्लाता है, इसे खत्म कर दो। इतना सुनते ही मूशे के सारे सैनिक हथियारों के साथ तेजी से शौर्य को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर शौर्य अपने सेब को वहीं से ही मूशे के एक सैनिक को फेंक कर मारता है। सेब लगते ही वो सैनिक सीधा पीछे की तरफ जोर से जमीन पर गिरता है। शौर्य भी तलवार उठाकर तेजी से अपनी तरफ आते मूशे के सैनिकों की तरफ भागता है और सीधा उनसे भिड़ जाता है। शौर्य बड़े ही आराम से तलवार चलाते हुए उन सभी सैनिकों को मारने लगता है। जिसको भी तलवार का वार लग रहा था वो दोबारा नहीं उठ पा रहा था। शौर्य सभी को अच्छे से पीट रहा था और फिर तेजी से उछलकर तलवार को जमीन पर मारता है। इससे शौर्य की पर्पल ऊर्जा की फोर्स इतनी जोर से लगती है कि शौर्य के पास के सभी सैनिक वहां से दूर दूर जाकर गिरते हैं और फिर उठ नहीं पाते। ये देखकर थोड़े दूर खड़े सैनिक घबरा जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। शौर्य उनकी तरफ मुड़ता है और अपनी तलवार जमीन पर खड़ी करके जोर से सीटी मारता है। सीटी की आवाज सुनते ही बाज पर सवार होकर सिया वहां आ जाती है और अपना जहर उन सैनिकों पर डालते हुए शौर्य से कहती है, शौर्य पीछे हट जाओ। शौर्य वहां से तुरंत ही हट जाता है। जहर सिपाहियों के चारों तरफ फैल जाता है और सभी सिपाहियों का दम घुटने लगता है। सिया बाज को थोड़ा नीचे ले आती है जिससे बाज के पंखों की हवा से जहर का धुआं हट जाता है लेकिन मूशे के सारे सैनिक वहीं जमीन पर ढेर हो जाते हैं। बाज शौर्य के पास जमीन पर उतर जाता है और सिया शौर्य से कहती है, शौर्य तुम्हें अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है, चलो चलते हैं। शौर्य उसे जवाब देते हुए कहता है, चिंता मत करो, तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर सिया बाज पर उड़कर वहां से निकल लेती है। अब वहां केवल मूशे और मूशे के पीछे छिपा उसका बेटा मूली ही बचा था। उनके सामने शौर्य अपनी छाती चौड़ाकर तलवार पकड़े खड़ा था।
मूशे तेज आवाज में शौर्य से कहता है, शौर्य सेन, ये मत सोचना कि तुम्हारे कुछ मददगारों की वजह से मैं तुमसे डरूंगा। अब मैं भी देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे कैसे बचते हो। इतना कहकर मूशे अपने हाथ को अपनी दाईं तरफ रखे हथियारों की तरफ करता है और उसका भाला तुरंत उसके हाथ में आ जाता है। भाला पकड़कर मूशे अपनी आसमानी ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल लेता है। ये देखकर शौर्य उससे कहता है, अपनी बकवास बंद कर मूशे, अगर दम है तो आजा। ये सुनकर मूशे गुस्से में आकर तेजी से शौर्य की तरफ उछलता है और अपने भाले से उस पर वार करने लगता है। शौर्य उसके वार से बचते हुए थोड़ा पीछे होता है, लेकिन मूशे फिर भी लगातार अपने भाले से शौर्य पर वार किए जाता है। शौर्य उसके वार अपनी तलवार से रोकता है, लेकिन शौर्य को इसमें थोड़ी तकलीफ हो रही थी क्योंकि मूशे उससे ताकतवर था। मूशे शौर्य को पीछे धकेल देता है और फिर तेजी से ऊपर की तरफ उछलकर भाले से शौर्य की तरफ एक्स क्रॉस वार करता है। भाले के अंदर से आसमानी ऊर्जा एक्स शेप में तेजी से शौर्य की तरफ जाती है, लेकिन शौर्य इससे हटकर बच जाता है। मूशे वापस से जमीन पर उतर आता है और शौर्य धमाकेदार लात का इस्तेमाल करके तेजी से उसकी तरफ जाता है। मूशे तुरंत ही अपने भाले से शौर्य की तरफ हवाई हमला कर देता है। इस पर शौर्य भी उस पर सीधा तलवार दे मारता है। इस बार मूशे का वार ज्यादा ताकतवर था, इस वजह से शौर्य पीछे धकेला जाता है और वो जमीन कर गिरने से भी बाल बाल बचता है। शौर्य की तलवार भी शौर्य के हाथ से छुटकर मूशे के पास जमीन में गड़ जाती है। मूशे शौर्य की तरफ देखते हुए कहता है, चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आज तुम यहाँ जरूर मरोगे। ये सुनकर शौर्य उसे मुस्कुराते हुए जवाब देता है, पिछली बार भी तुमने यही कहा था मूशे। मूशे शौर्य की तलवार के पास आ जाता है और उसे जमीन से निकालने की कोशिश करता है। तलवार बहुत भारी थी, इसलिए तलवार को जमीन से निकलने के लिए उसे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। आखिर ये चीज है क्या, ये तो बहुत ज्यादा भारी है। मूशे तलवार निकालकर कहता है। शौर्य उसे जवाब देते हुए कहता है, ये तलवार मजाक करने के लिए नहीं है। मूशे मुस्कुराते हुए कहता है, ये मेरे लिए ठीक रहेगी। मूशे इतना कहकर जैसे ही शौर्य की तरफ देखता है तो वो घबरा जाता है। शौर्य उसका ध्यान भटकते ही उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। शौर्य तेजी से भागते हुए ऊपर की तरफ उछलता है और मूशे की तरफ अपने हाथ से आग का गोला छोड़ देता है। मूशे बड़ी मुश्किल से हटकर बच पाता है। शौर्य जमीन पर वापस उतरकर हथेली से खींचने की शक्ति का इस्तेमाल करके मूशे के हाथ से अपनी तलवार वापस खींच लेता है और फिर बिना समय गवाए बहुत तेजी से धमाकेदार कदम का इस्तेमाल करके मूशे की तरफ जाता है और सीधा धमाकेदार पंजे का इस्तेमाल करके बहुत जोर से मूशे के पेट पर वार करता है। मूशे इस वार से थोड़ा पीछे धकेला जाता है, लेकिन शौर्य ने अपने इस वार को करते हुए मूशे के शरीर में अपनी पर्पल फ्लेम भर दी थी। मूशे इससे पहले कुछ कहता है, शौर्य उसे ब्लास्ट कर देता है। मूशे वहां से सीधा दूर जमीन पर जोर से जाकर गिरता है और उसके मुंह से खून निकल आते हैं। लेकिन उस ज्यादा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि वो काफी ताकतवर था। मूशे के शरीर में बहुत बुरा दर्द होता है और वो दर्द से कराहते हुए खड़ा होता है। उसके मुंह से फिर से खून बाहर निकलता है और वो बैठा होकर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि एक 2 लेवल वाला इतना ताकतवर होगा और उसके पास इतनी एबिलिटी होगी। मूशे अपने भाले के सहारे से खड़ा होता है और गुस्से में तेज आवाज में कहता है, मैं तुझे अभी अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। इतना कहकर मूशे अपनी शक्ति बाहर निकाल लेता है और इस बार उसके शरीर से आसमानी ऊर्जा पहले से काफी ज्यादा निकल रही थी। ये देखकर शौर्य भी चौंक जाता है। मूशे हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, इसके लिए सिया का शुक्रिया। उस गुफा में तुमने जो बॉक्स छोड़ा था उसके अंदर जो टेक्निक निकली वो मुझे अच्छे से जच गई और उसकी मदद से आज तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। इतना कहकर मूशे अपनी सारी ऊर्जा को अपने भाले में भरना शुरू कर देता है।
ये देखकर शौर्य चौंक कर कहता है, मैंने सोचा नहीं था कि ये उस पुराने बॉक्स को खोल लेगा। अब आज के इस मुकाबले में कुछ भी नहीं बचेगा। इस पर मेडिसिन मास्टर शौर्य को समझाते हुए कहते हैं, एक बात अच्छे से याद रखना, जितना हो सके अपनी उस एनर्जी का इस्तेमाल करना। आग की कमी नहीं रहनी चाहिए। समझ गया मास्टर, शौर्य जवाब देता है। इतना कहकर शौर्य अपनी तलवार को पकड़कर सीधा जमीन पर रखता है और अपनी पर्पल फ्लेम को बाहर निकालने लगता है। पर्पल फ्लेम को बाहर निकालने के बाद शौर्य उसे अपनी तलवार के अंदर भरना शुरू कर देता है। तलवार के हर पार्ट में आग भर जाती है और सारी तलवार के अंदर से आग की ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। मूशे भी अपने भाले में पौवा भरकर वार करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और जोर से हंसकर कहता है, हा 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 शौर्य सेन, आज के बाद तुम फिर कभी हमारे रास्ते में नहीं आ सकोगे। अपनी मौत कबूल करो। इतना कहकर मूशे जोर से चिल्लाता है, शेर की दहाड़ का वार। एकदम से उसके भाले में समाई सारी आसमानी ऊर्जा शेर के मुंह में बदल जाती है और बहुत तेजी से शौर्य की तरफ जाती है। सिया भी वही घर के ऊपर अपने बाज के ऊपर बैठी हुई ये देख रही थी और वो भी इस वार को देखकर घबरा जाती है। शौर्य की तलवार में आग भर गई थी और वो तलवार को ऊपर उठाकर उसमें और ज्यादा शक्ति तेजी से समाकर तलवार को घुमाते हुए तेजी से उछलकर तलवार को सीधा मूशे की तरफ चलाते हुए तेजी से चिल्लाता है, तलवार से आग का वार। शौर्य जैसे ही तलवार से वार करता है तो तलवार के अंदर से पर्पल आग का आधे चांद जैसा वार बहुत तेजी से सीधा मूशे के वार से जाकर टकरा जाता है। उन दोनों के वार जैसे ही आपस में टकराते हैं तो वहां बहुत भयानक विस्फोट होता है जो सारी जगह को ही हिला देता है। जमीन पर पड़े सभी घायल, बेहोश और मरे हुए सैनिक उस विस्फोट की फोर्स की वजह से हवा में ही उड़ जाते हैं। सिया और बाज भी फोर्स को बहुत मुश्किल से सहन कर पाते हैं। वहां धुआं फैल जाता है और फिर नजर आता है कि मूशे का शरीर पर्पल फ्लेम से जल रहा था जबकि शौर्य एकदम ठीक था। शौर्य का वार ही मूशे के वार पर भारी पड़ गया था जिससे मूशे ही उल्टा शौर्य की आग में जल रहा था। शौर्य की आग में जलते हुए मूशे कुछ कदम घसीटते हुए आगे आता है और दबी सी आवाज में शौर्य को पुकारता है, शौर्य सेन। इसके बाद वो सीधा वही जमीन पर ही गिर जाता है। शौर्य भी थोड़ा थक गया था तभी सिया बाज के साथ उसके पास आ जाती है और बाज से उतरकर शौर्य के पास आकर पूछती है, शौर्य क्या तुम ठीक हो? शौर्य के सिर पर हल्की सी चोट लग गई थी और वो धीरे से जवाब देता है, मैं ठीक हूँ सिया। एकदम से सिया की नजर शौर्य के पीछे जमीन पर पड़े एक सिपाही पर जाती है जो उठकर तलवार के साथ शौर्य की तरफ तेजी से आता है। सिया घबराकर जोर से चिल्लाती है, शौर्य पीछे। शौर्य जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो टोपी पहने सिपाही शौर्य के पेट में तलवार घोंप देता है और फिर मुस्कुराते हुए अपना चेहरा दिखाता है। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 37। रात में शिकार। शौर्य ने मूशे को तो हरा दिया था लेकिन तभी एक सिपाही उठकर शौर्य के पेट में तलवार घोंप देता है। ये तलवार घोंपने वाला इंसान मूली ही था। मूली ने डर के मारे अपने कपड़े उतार कर सैनिकों के कपड़े पहन लिए थे। शौर्य के अंदर तलवार घोंपने के बाद मूली शौर्य की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगता है। सिया इससे काफी ज्यादा घबरा जाती है। शौर्य पहले ऐसे एक्टिंग करता है जैसे उसके पेट में सच में ही तलवार घुस गई हो, लेकिन शौर्य ने गुंजन का दिया कवच पहन रखा था जिससे मूली की तलवार उसके पेट में नहीं घुस पाई थी। शौर्य मूली को देखकर बिल्कुल शांत हो जाता है और उसे बहुत जोर से एक लात मारता है। शौर्य की लात लगते ही मूली मुंह के बल जमीन पर गिरता है। सिया तुरंत शौर्य को पकड़ कर देखते हुए कहती है, हमें अब जल्दी से किसी सेफ जगह चलना होगा जहां मैं तुम्हारा इलाज कर पाऊं वरना तुम्हारा खून नहीं रुकेगा। सिया शौर्य के पेट पर हाथ लगाती है लेकिन वहां से खून नहीं निकल रहा था। इससे सिया चौंक जाती है और तभी उसे शौर्य के पहने हुए कवच का एहसास होता है। मुझे कुछ नहीं हुआ सिया, फिक्र मत करो, शौर्य कहता है।
सिया इस पर शौर्य को एक मारते हुए कहती है, तुमने मुझे अभी डरा दिया था। इस पर शौर्य हंसते हुए जवाब देता है, जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे क्या हो सकता है। सिया आगे बताते हुए कहती है, अब तुम यहाँ से मेरे साथ मेरे घर चलोगे जहाँ तुम कुछ दिनों के लिए आराम से आराम कर सकते हो। शौर्य मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ठीक है सिया, चलो। इसके बाद वो दोनों बाज पर बैठकर वहां से उड़ जाते हैं। वो दोनों पूरी रात बाज के साथ उड़ते हुए सफर करते हैं और सुबह होने के साथ ही वो दोनों एक अलग ही जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये जगह समुद्र के बीचों बीच थी और चारों एक बहुत बड़े गोल पहाड़ के अंदर थी। वहां अंदर समुद्र का पानी भी था और हरी भारी जमीन भी थी। सिया बाज को पहाड़ के अंदर हरी जमीन पर उतार देती है और वो दोनों भी बाज के ऊपर से उतर जाते हैं। वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत थी, आसपास छोटे छोटे फूल के पौधे थे और सामने ही 200 मीटर पर एक गुलाबी रंग के पत्तों वाले पेड़ के नीचे एक घर बना हुआ था। शौर्य को ये जगह काफी पसंद आती है। वो तो इस जगह को देखकर काफी खुश हो गया था क्योंकि ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। मास्टर शौर्य को बताते हैं, बच्चे यहाँ जो एनर्जी है वो काफी ज्यादा प्योर है। ये तुम्हें अगले लेवल पर पहुंचाने में बहुत मदद करेगी। शौर्य जवाब देता है, समझ गया मास्टर। तभी सिया शौर्य से पूछती है, तो क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? शौर्य जवाब देता है, बिल्कुल। शौर्य सिया से पूछता है, दुनिया से दूर यहाँ कितनी शांति है। तुमने इस जगह को कैसे ढूंढा? सिया बताती है, एक बार ईगल ने इस जगह को ढूंढ लिया था, जब ये उड़ते उड़ते थक गया था तो इसने यहाँ आराम किया था। बस मुझे डर है कि कोई और इस जगह को ना ढूंढ ले। अच्छा तो ये बात है, शौर्य कहता है। सामने घर उस पहाड़ के अंदर पानी के बीचों बीच एक जगह पर था जहां पहुंचने के लिए नाव भी थी और सिया नाव की तरफ जाने लगती है। शौर्य भी उसके पीछे पीछे चल देता है। चलते हुए सिया कहती है, हम यहाँ कुछ दिन आराम से आराम करेंगे। 7 रंगों की जहर वाली किताब के अंदर जो जड़ी बूटियां थी वो केवल यही मिलेगी। शौर्य उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है, ठीक है, इस जगह को ढूंढना सच में काफी मुश्किल है। तुम अपनी मेडिसिन बनाओ और मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, सिया जवाब देती है, ठीक है। शौर्य और सिया दोनों नाव में बैठकर घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सिया शौर्य से कहती है, अब हम यहाँ रुकने वाले हैं। तो अब तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। इस पर शौर्य कहता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं कहीं भी रह सकता हूँ। ये सुनकर सिया मुंह फुलाकर थोड़ी सख्त होकर कहती है, अपनी ये बकवास अब बंद करो। ये सुनकर बेचारे शौर्य की सारी हवा निकल जाती है और सिया उसे धमकाने के बाद चुपके से हंसते हुए वहां से चली जाती है। सिया घर के अंदर जाकर एक लकड़ी की छोटी टोकरी लेती है और पहाड़ों की तरफ जाकर जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लग जाती है। शौर्य भी पहाड़ के ऊपर ही बैठे हुए अपनी पर्पल फ्लेम को बाहर निकालकर मेडिटेट करते हुए आगे बढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा था। सिया उसे वहां देखकर बेफिक्र होकर अपना काम करने लगती है। जड़ी बूटी तोड़ने के बाद सिया ऊपर की तरफ शौर्य को देखती है, लेकिन शौर्य वहां नहीं था और शौर्य को वहां ना पाकर सिया बेचैन सी हो जाती है। तभी शौर्य उसे पीछे से आवाज लगाता है, सिया। सिया पीछे मुड़कर देखती है और पाती है कि शौर्य उसके लिए कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर लाया था। उन जड़ी बूटियों को देखकर सिया खुश हो जाती है और शौर्य उसे बेचैन देखकर उस पर जोर से हंसने लगता है, हा 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 हा। अब वो दोनों साथ मिलकर जड़ी बूटियां तोड़ने लगते हैं। दोनों साथ में काफी खुश थे। शौर्य को पसीने आए देखकर सिया उसे रुमाल देते हुए कहती है, शौर्य अपना पसीना पोंछ लो, तुम्हें पसीने आ रहे हैं। शौर्य रुमाल लेकर अपना चेहरा साफ करने लगता है और वो सारे रुमाल को ही गंदा कर देता है। इस पर सिया थोड़ी सख्त होकर कहती है, गंदा कहीं का। शौर्य भी रुमाल की हालत देखकर अपना सिर खुजाने लगता है। तभी सिया उससे कहती है, शौर्य चलो खाना खाते हैं। शौर्य जवाब देता है, ठीक है।
इसके बाद वो दोनों वहां से घर की तरफ चले जाते हैं। सिया खाना बनाती है और वो दोनों साथ में खाना खाने मेज पर बैठ जाते हैं। खाना काफी स्वादिष्ट बना था और उसकी महक सूंघकर शौर्य कहता है, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। सिया अपने चेहरे को पकड़कर सिर्फ शौर्य को ही देख रही थी। अब मैं खुद को और नहीं रोक सकता। इतना कहकर शौर्य सीधा अपना खाना चटकर जाता है। सिया मुस्कुराते हुए शौर्य को ही देखती रहती है। सिया तुम तो सच में ही बहुत लाजवाब खाना पकाती हो। जो भी तुमसे शादी करेगा वो रोज तुम्हें दुआएं दिया करेगा। शौर्य खुश होकर कहता है। ये सुनकर सिया शक्ति में खड़ी होकर कहती है, तुम ना बहुत बड़े बुद्धू हो। तभी सिया को चक्कर आने लगता है और वो गिरने ही वाली थी कि तभी शौर्य एकदम से उसे पकड़ लेता है और फिक्र करते हुए पूछता है, क्या हुआ सिया? सिया थोड़ी शांत होकर जवाब देती है, शायद जड़ी बूटियों इकट्ठा करने की वजह से मैं थक गई हूँ। मुझे थोड़ा आराम करना होगा। इतना कहकर सिया वहां से जाने लगती है। शौर्य को उसकी फिक्र हो रही थी। क्योंकि वो लड़खड़ाती हुई चल रही थी, तभी सिया रुक कर वापस पीछे मुड़कर शौर्य से कहती है, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शौर्य पूछता है, क्या तुम सच में ठीक हो? हाँ बिल्कुल, देखो। इतना कहकर सिया मस्ती में वहां बहुत सुंदर डांस करने लगती है। उसको इतने प्यार से नाचता देखकर शौर्य भी उसी में खोसा जाता है। वो बस आंखें बड़ी करके सिया को ही देख रहा था। तभी मास्टर मठारते हैं और शौर्य का सारा ध्यान सिया से हटकर मास्टर की आवाज पर जाता है। तभी शौर्य को कुछ याद आता है और वो तेजी से वहां से जाते हुए कहता है, मैं तो भूल ही गया था, मुझे अभी एक कोर ढूंढना है। इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं अंधेरा होने से पहले यहाँ वापस आ जाऊंगा। शौर्य रुको, सिया उसे रोकते हुए कहती है। शौर्य रुकता नहीं है और वहां से जाते हुए कहता है, चिंता मत करो सिया, मैं वापस आ जाऊंगा। सिया उससे तेज आवाज में पूछती है, क्या अकेले यहाँ से जाना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? शौर्य जवाब देता है, चिंता मत करो, सब ठीक है। सिया वही खड़े हुए शौर्य को ही जाता देखती रहती है। रात हो जाती है और शौर्य जंगल के अंदर एक पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ था। मास्टर भी अंगूठी से बाहर निकलकर उसके पास ही खड़े हुए थे। शौर्य मास्टर से पूछता है, काफी देर हो गई है, क्या आपको पक्का भरोसा है कि यहाँ हमें लेवल 2 का बर्फ वाला बीस्ट मिलेगा? इस पर मास्टर सीधा जोर से शौर्य के सिर पर चाटा मारते हुए कहते हैं, नालायक, इज्जत से बात नहीं करता। शौर्य को ये चाटा काफी जोर से लगा था और वो दर्द से चिल्लाता है, आह। शौर्य अपने सिर को मसलने लगता है और मास्टर उससे कहते हैं, जब भी तुम सिया के साथ होते हो तुम सीधा मुझे मास्टर नहीं पुकारोगे। शौर्य अपने सिर को मसलते हुए धीरे से जवाब देता है, ठीक है मास्टर। अब मास्टर आगे की तरफ इशारा करके शौर्य को बताते हैं, देखो यहाँ ये एक जगह है जहाँ से बर्फ वाले बीस्ट गुजरते हैं। लेकिन तुम्हें लेवल 2 का बर्फ वाला बीस्ट मिलेगा या नहीं ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। दूसरी तरफ वही जंगल में कुछ दूर आगे ब्लड ग्रुप के लूसी और कमल थे जो एक आंख वाले राक्षस से मुकाबला कर रहे थे। वो राक्षस लूसी को दूर फेंक कर मारता है और कमल उस पर हमला करने के लिए तैयार होकर बताते हुए कहता है, इन राक्षसों का कोर हासिल करना इतना आसान काम नहीं है, ये काफी ताकतवर है। वो राक्षस अपनी पत्थर की गदा लेकर लूसी को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है। तभी एक दूसरी लड़की तेजी से आकर उस राक्षस के ऊपर कूद जाती है और उसकी गर्दन के अंदर सीधा अपने लंबे चाकू घुसा देती है और फिर उसके ऊपर से वापस नीचे कूद जाती है। वो राक्षस वही जमीन पर गिरकर मर जाता है। लड़की अपने चाकू वापस से उनकी म्यानों में रखती है और लूसी से पूछती है, लूसी क्या तुम ठीक हो? लूसी खड़ी होते हुए बताती है, काशी से लड़ते वक्त मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई थी और वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इस वजह से मेरा शरीर यहाँ सही से काम ही नहीं कर रहा है। इस पर वो लड़की लूसी की पीठ थपथपाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ।
तभी एकदम से एक बीस्ट के दहाड़ने की आवाज आती है। हाँ। लूसी, कमल और उस लड़की जिसका नाम मिसी था उसका ध्यान तुरंत ही पीछे की तरफ जाता है और तभी एकदम से उनके सामने डायनासोर मॉन्स्टर आ जाता है। ये डायनासोर मॉन्स्टर ही बर्फ वाले बीस्ट थे, क्योंकि इनकी असली ताकत बर्फ थी। ये वही डायनासोर मॉन्स्टर था जिसके मुंह, सिर, पूंछ और शरीर पर क्रिस्टल लगे हुए थे। कमल, लूसी और उस लड़की को देखकर डायनासोर मॉन्स्टर उनकी तरफ जोर से चीखता है। हाँ। वो लड़की अपना चाकू निकाल कर कहती है, ये तो अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तभी डायनासोर मॉन्स्टर अपनी पूंछ से एक नुकीला क्रिस्टल तेजी से उस लड़की की तरफ छोड़ देता है। मिसी भी अपने चाकू को उनकी तरफ आते क्रिस्टल की तरफ फेंक कर मारती है। चाकू जैसे ही उस बर्फ के क्रिस्टल से टकराता है तो उसका सिर्फ कुछ ही हिस्सा टूटता है। वो बर्फ का क्रिस्टल सीधा मिसी के कंधे में छाती के पास आकर गड़ जाता है। कमल और लूसी उसकी फिक्र करते हुए जोर से चिल्लाते हैं, मिसी। कमल तलवार आगे करके उनकी रक्षा करने के लिए आगे आ जाता है और कहता है, ये 2 लेवल का बीस्ट यहाँ कैसे आ गया। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 38 जहरीला शरीर। मिसी अपने कंधे के नीचे गड़े क्रिस्टल को बाहर निकालने लगती है। उसे इससे काफी दर्द होता है और उसके मुंह से थोड़ी दर्द की चीख निकल जाती है। मिसी क्रिस्टल बाहर निकाल लेती है। तभी डायनासोर बीस्ट अपनी पूंछ से 2 और क्रिस्टल उनकी तरफ छोड़ देता है। मिसी, लूसी और कमल तीनों इससे घबरा जाते हैं। डर के मारे वो अपनी आंखों के आगे हाथ अड़ा देते हैं। तभी उनके पीछे से शौर्य की तलवार तेजी से आती है और डायनासोर के बर्फ के क्रिस्टल उससे टकराकर बीच में ही टूट जाते हैं। पर्पल फ्लेम से जलती शौर्य की तलवार डायनासोर बीस्ट के सामने जमीन के अंदर गड़ी खड़ी हुई थी। इससे वो बीस्ट भी थोड़ा बौखला जाता है और वो तीनों भी अपनी आंखों से हाथ हटाकर आगे की तरफ देखकर चौंक जाते हैं। डायनासोर बीस्ट सामने ऊपर की तरफ देखता है और गुस्से में जोर से चीखता है, हाँ। शौर्य ऊपर से गुलाटी मारता हुआ ब्लड ग्रुप के तीनों साथियों के आगे और डायनासोर के ठीक सामने आ जाता है। शौर्य को देखकर डायनासोर बीस्ट बहुत तेजी से उसकी तरफ भागता है। शौर्य भी तुरंत ही धमाकेदार कदम का इस्तेमाल करके बहुत तेज स्पीड से उसकी तरफ भागता है। डायनासोर बीस्ट शौर्य के ऊपर उछलकर जैसे ही उस पर वार करता है तो शौर्य एकदम से धमाकेदार पंजे का वार सीधा उसके मुंह पर कर देता है। शौर्य का वो वार लगते ही डायनासोर बीस्ट पीछे जमीन पर जाकर गिरता है और सीधा दम तोड़ देता है। शौर्य अब उसके पास जाता है और उसके पास बैठकर चाकू निकालकर उस डायनासोर बीस्ट का सिर चीर डालता है, लेकिन उसे कोर नहीं मिलता। कोर ना मिलने पर शौर्य निराश होकर कहता है, अरे यार, मेहनत बेकार ही गई। तभी पीछे से लूसी शौर्य को आवाज लगाती है, शौर्य। शौर्य खड़ा होता है और पीछे की तरफ मुड़कर देखता है। लूसी उसकी तरफ हाथ हिला रही थी और उन्हें देखकर शौर्य कहता है, अच्छा तो तुम हो। हम दोबारा से फिर से मिल गए। कमल जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, हमारी मुलाकात फिर से हो गई। लूसी सीधा शौर्य की तरफ भागते हुए आती है और मिसी को सहारा देते हुए कमल भी मिसी के साथ शौर्य की तरफ आने लगता है। मिसी शौर्य के पास आकर उसका शुक्रिया करते हुए कहती है, शौर्य, फिर से हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। यहाँ बहुत खतरा है और अगर तुम समय पर नहीं आते तो पता नहीं आज क्या हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कमल भी शौर्य का शुक्रिया करते हुए कहता है, इस बार फिर से दोबारा हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य। कमल अब शौर्य को मिसी से मिलवाते हुए बताता है, शौर्य भाई, ये मिसी है। मिसी, ये शौर्य है जिसके बारे में हम पहले बता रहे थे। जब काशी हमारा पीछा कर रहा था तो शौर्य सेन ने ही हमें उससे बचाया था और फिर उसे खत्म भी इसी ने किया था। कमल मिसी को बताता है। ये जानने के बाद मिसी शौर्य के आगे गर्दन झुकाकर उसका शुक्रिया करते हुए कहती है, तो आप ही वो नौजवान शौर्य सेन है जिसके चर्चे हर जगह हो रहे हैं। हमारी जान बचाने के लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ।
इस पर शौर्य उनसे कहता है, इसमें शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। ये सुनकर कमल शौर्य से पूछता है, वैसे शौर्य तुम यहाँ क्यों आए थे? शौर्य बताते हुए कहता है, मैं यहाँ बर्फ वाले 2 लेवल के बीस्ट का कोर ढूंढने के लिए आया हूँ। मैं काफी देर से इनको खोज रहा हूँ, लेकिन मेरी सारी मेहनत खराब ही गई। लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे तुम्हारी मदद करना का दूसरा मौका मिल गया। शौर्य की बात सुनकर मिसी उससे पूछती है, क्या तुम्हें लेवल 2 के कोर की इतनी जरूरत है? शौर्य जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। मुझे सच में उसकी बहुत जरूरत है, इसीलिए तो इतनी रात को मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर मिसी अपने गले की चेन में लटका नीले रंग का लॉकेट तोड़कर शौर्य की तरफ फेंकते हुए बताती है, ये लो, इसे पकड़ो। ये लेवल 2 का बर्फ का कोर है। शौर्य उस लॉकेट को पकड़ कर देखता है तो पाता है कि उसके अंदर एक छोटा स्टोन जैसा कुछ चमक रहा था। उसे पहचानने के बाद शौर्य कहता है, ये तो सच में वही है। ये तो 2 लेवल का बर्फ का कोर है। शौर्य, तुमने सिर्फ लूसी की ही जान नहीं बचाई है, बल्कि हमारी भी जान बचाई है, और तुमने मूशे को भी मारा है। मैं नहीं जानती कि इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं, इसलिए प्लीज तुम हमारी तरफ से इस छोटी सी भेंट को कबूल करो। मिसी कहती है। ये सुनकर शौर्य काफी खुश होता है और मिसी का शुक्रिया करते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मिसी, लूसी और कमल तीनों हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं और उसके बाद शौर्य वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में शौर्य वापस सिया की सीक्रेट जगह पर आ जाता है और घर के अंदर की तरफ भागते हुए दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ जाते हुए सिया को पुकारता है, सिया सिया, मैं वापस आ गए। अब मुझे 2 लेवल का कोर भी मिल गया। अब सिर्फ बर्फ की पिल्स और प्रोटेक्शन पिल्स बनाने के लिए जड़ी बूटियों को ढूंढना ही बाकी है। अब मैं। शौर्य ने इतना ही कहा था, तभी सामने का नजारा देखकर वो एकदम से आगे बढ़ते हुए रुक जाता है। मास्टर भी अंगूठी के अंदर से तुरंत ही बाहर निकल आते हैं। सामने ही सिया जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके शरीर के अंदर से 7 रंग की ऊर्जा निकल रही थी। सिया। शौर्य घबरा कर चिल्लाते हुए उसकी तरफ भागता है। लेकिन तभी मास्टर उसे रोक लेते हैं। शौर्य मास्टर से पूछता है, ये क्या हो रहा है मास्टर? मास्टर बताते हैं, फिलहाल हालात को देखो, इसके पास एक अनोखा शरीर है, जहरीला शरीर, जिसे 100 सालों में एक ही बार देखा जा सकता है। ये सुनकर शौर्य चौंक कर पूछता है, क्या जहरीला शरीर? मास्टर बताते हैं, इन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार जहर को खाना पड़ता है। लेकिन जब एक दिन शरीर अंदरूनी जहर को कंट्रोल नहीं कर पाता, तब जहर शरीर से बाहर आने लगता है, जिससे धीरे धीरे मौत होने लगती है। इसका मतलब जब सिया को चक्कर आ रहे थे तब वो इसी का असर था? शौर्य पूछता है। मास्टर हुंकार भर देते हैं और शौर्य आगे पूछता है, मास्टर, क्या इसका इलाज किया जा सकता है? मास्टर नामे गर्दन हिलाते हुए जवाब देते हैं, ये बहुत मुश्किल है। कुछ देर बाद सिया की आंखें खुलती है और वो अपने आप को बिस्तर पर लेटा पाती है। शौर्य भी उसके पास ही बैठा हुआ था। शौर्य को अपने पास देखकर सिया मुस्कुराते हुए कहती है, शौर्य, तुम वापस आ गए। तभी सिया एकदम से झटके से उठती है और शौर्य से पूछती है, जब मैं बेहोश थी तब क्या तुमने मुझे छुआ था? शौर्य जवाब देता है, नहीं। ये सुनकर सिया को चैन की सांस आती है और उसे ऐसे देखकर शौर्य हल्के से हंसते हुए कहता है, सिया, ऐसा मत सोचा कि तुम्हारा पास जहरीला शरीर है तो अगर मैं तुम्हें छूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ बैठकर तुमसे बातें कैसे कर रहा होता? इससे सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और शौर्य उससे कहता है, सिया, डरो मत। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैं कोई तरीका जरूर ढूंढ निकालूंगा जिससे मैं तुम्हें इस जहरीले शरीर से आजादी दिला सकूं। ठीक है। सिया भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, ठीक है। ठीक है, तो अब आराम करो और सो जाओ। शौर्य कहता है। सिया मुस्कुराते हुए हाँ में हुंकार भर देती है। सुबह हो जाती है और सिया अभी भी बिस्तर पर सो रही थी।
शौर्य उसके बिस्तर के पास ही नीचे जमीन पर बैठा हुआ था और दवाई बना रहा था। सिया की आंखें खुलती है और वो शौर्य को अपने पास ही नीचे जमीन पर बैठा देखकर खुश हो जाती है। सिया शौर्य से पूछती है, शौर्य क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? बस बोल दो, शौर्य जवाब देते हुए कहता है। सिया एक्साइटमेंट में बैठे होते हुए कहती है, मैं इस पूरी देवभूमि पर घूमना चाहती हूँ। ये सुनकर शौर्य दवाई कूटते हुए रुक जाता है और जवाब देता है, जाओ सपने देखो। तुम इस शरीर के साथ पूरी दुनिया कैसे घूम सकती हो? सिया ये सुनकर मुंह लटका कर बैठ जाती है और शौर्य उसे बताते हुए कहता है, मैंने अब सोच लिया है, जड़ी बूटियां जमा करने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। लगा नहीं था ना कि मैं कुछ ऐसा बोलूंगा, पर अब जब मैंने बोला है तो मैं जरूर करूंगा। सिया भी मुस्कुराते हुए हाँ में हुनकार भर देती है। दोनों प्यार से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और दोनों की नजरें जैसे ही आपस से मिलती है तो फिर दोनों शर्माकर एक दूसरे से नजरें चुराने लगते हैं। तत तुम आराम करो, मैं जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए जाता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से उठकर चला जाता है। शौर्य के वहां से जाने के बाद सिया मुस्कुराते हुए फिर से बिस्तर पर लेट जाती है। शौर्य को बाहर गए काफी देर हो गई थी और अब सिया बोर हो रही थी, इसलिए वो बैठी होती और फिर बिस्तर से उतरकर खड़ी हो जाती है। वो जैसे ही एक कदम चलती है तभी उसे फिर से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। सिया का सिर चकराने लगता है और वो अपना सिर पकड़ लेती है। वो बस जमीन पर गिरने ही वाली थी तभी शौर्य वहां आ जाता है। सिया को ऐसे देखकर शौर्य तेजी से उसकी तरफ भागकर उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। शौर्य उसे वापस से बिस्तर पर बैठाते हुए कहता है, तुम बिस्तर से क्यों उठी? मैंने तुम्हें आराम करने के लिए बोला था। सिया शौर्य को बताते हुए पूछती है, मैं अब ठीक हूँ शौर्य। मैं तो अभी से ही पूरी दुनिया घूमने के बारे में ही सोच रही थी। पर वैसे क्या तुम्हें कोई दवाई मिली? शौर्य बताता है, हाँ मिली तो है। लेकिन अभी ये बहुत कम है। कल मैं और ज्यादा दवाई लेने के लिए जाऊंगा। उसके बाद हम यहाँ से जा पाएंगे। ये सुनकर सिया खुश होकर खड़ी हो जाती है और खुशी में गोल गोल घुमाते हुए कहती है, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। उसे इतना खुश देखकर शौर्य के चेहरे पर भी खुशी आ जाती है। तभी सिया शौर्य से पूछती है, क्या तुम मुझे बाहर साफ हवा लेने के लिए बाहर ले जा सकते हो शौर्य? शौर्य जवाब देता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो दोनों साथ में घर से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। दोनों बाहर आ जाते हैं और फूलों के बीच में समुद्र के पानी के पास एक बड़े से पत्थर पर साथ में बैठ जाते हैं। सिया की नजर सिर्फ शौर्य पर ही थी और शौर्य सामने की तरफ देख रहा था। सिया शौर्य को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि उसे शौर्य से प्यार हो गया था। तभी सिया के बालों पर एक तितली आकर बैठ जाती है और जैसे ही सिया हिलने को होती है शौर्य उसे रोकते हुए कहता है, हिलना मत। सिया रुक जाती है और शौर्य अपना हाथ आगे करता है जिससे वो नीले रंग की तितली शौर्य के हाथ पर बैठ जाती है। सिया ये देखकर और खुश हो जाती है, इसके बाद तितली उड़ जाती है। सिया पानी की तरफ देखते हुए मन ही मन कहती है, कितनी बुरी बात है कि अच्छी चीजें जिंदगी में सिर्फ कुछ ही लम्हों के लिए आती है। सिया आगे धीरे से कहती है, कितना अच्छा होता अगर हम दोनों हमेशा साथ रह पाते। शौर्य ये सुन लेता है और कहता है, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हें ठीक नहीं कर दूंगा मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर सिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और एकदम से वहां हल्की हल्की बारिश होने लगती है। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 39 ब्लैकस्टोन सिटी। बारिश होने लगती है और शौर्य सिया के साथ बारिश में वही बैठा हुआ था। शायद हमें अब चलना चाहिए सिया। बारिश होने लग गई है। शौर्य कहता है। सिया जवाब देती है, बस थोड़ी देर और रुक जाते हैं, बस थोड़ी देर। ये सुनकर शौर्य भी आगे कुछ नहीं कहता और बारिश में सिया के साथ वही बैठा रहता है।
दोनों बारिश में भीग रहे थे और सिया धीरे से सिर झुकाए कहती है तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और अपनी चिंता करनी चाहिए शौर्य। सिया को कुछ कहता सुनकर शौर्य पूछता है क्या तुमने कुछ कहा सिया? सिया एकदम से झट से जवाब देती है मैं कह रही थी कि तुम्हें बीस्ट को मारकर दवाई ढूंढनी चाहिए। ये सुनकर शौर्य कहता है तुम मेरी चिंता मत करो सिया। ये कुछ भी नहीं है। अब सिया शौर्य के कंधे पर सिर रख कर लेट जाती है। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलकर बारिश की बूंदों के साथ बह जाते हैं। सिया को अपने कंधे पर सिर रख कर सोए देखकर शौर्य कहता है ये इतनी जल्दी सो जाती है। इसके बाद शौर्य वही बारिश में ही सिया के साथ बाहर ही बैठा रहता है और फिर कुछ देर बाद सिया को उठाकर घर के अंदर ले जाता है और बिस्तर पर लेटा देता है। सिया को बिस्तर पर लेटाने के बाद शौर्य उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है तुम अब आराम करो और मैं कुछ जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर शौर्य वहां से चला जाता है। शौर्य काफी देर तक जड़ी बूटियां इकट्ठा करता है और फिर घर वापस आ जाता है। घर का दरवाजा खोलकर शौर्य अंदर की तरफ जाते हुए कहता है सिया मैं वापस आ गया। अब जड़ी बूटियां ढूंढने का काम खत्म हो गया है। इसलिए अब हम दोनों यहाँ से जा सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं। शौर्य को कोई भी जवाब नहीं मिलता इसलिए वो सिया को पुकारते हुए घर में हर जगह ढूंढता है सिया सिया। पूरे घर में शौर्य को कहीं भी सिया नहीं मिलती इसलिए वो बेचैन हो जाता है। तभी शौर्य को मेज पर एक खत दिखाई देता है। शौर्य मेज के पास जाता है और खत को उठाकर पढ़ना शुरू करता है। खत में लिखा हुआ था शौर्य जब तुम ये खत पढ़ोगे मैं जा चुकी होगी। प्लीज मेरी तलाश मत करना। तुम अपनी ट्रेनिंग करो और आगे बढ़ो। मेरी वजह से तुम तुम्हारी ट्रेनिंग भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हो और मेरे पास भी बहुत से अधूरे काम है। इसलिए मुझे उन्हें पूरा करने के लिए जाना होगा। इस जिंदगी में तुमसे मिलना मेरे लिए एक सपना सा है। अगर हमारा रिश्ता मजबूत है तो हम फिर जरूर मिलेंगे। फिलहाल हम एक चांद को जरूर देखेंगे लेकिन वो दूसरे को नहीं देख पाएंगे। आशा करती हूँ कि चांद की ये रोशनी तुम पर हमेशा चमके। सिया। ये पढ़ते ही शौर्य तेजी से घर से बाहर की तरफ सिया को पुकारते हुए भागता है सिया सिया। सिया सिया। शौर्य सिया को पुकारते हुए उस पूरी जगह में सिया को ढूंढते हुए भागता रहता है। लेकिन उसे सिया कहीं भी नजर नहीं आती और ना ही सिया का कोई जवाब आता। थक कर शौर्य एक जगह पर रुक जाता है और लंबी लंबी सांस लेने लगता है। तभी मास्टर शौर्य को बताते हैं पुराने समय से ही कोई भी जहरीले शरीर को ठीक नहीं कर पाया है। मैं सच में बहुत बड़ा बुद्धू हूँ मास्टर। शौर्य कहता है। मास्टर उसे बताते हुए कहते हैं वो नहीं चाहती थी कि तुम उसके साथ अपना समय बर्बाद करो। वो एक अच्छी लड़की है शौर्य। शौर्य सिया के जाने से काफी दुखी था और वो सिया का खत देखते हुए कहता है सिया एक दिन ये शौर्य तुम्हारा इलाज जरूर करेगा ये मैं वादा करता हूँ। सिया के चले जाने के बाद शौर्य की नींद भाग जाती है। अब वो पर्पल फ्लेम को आसानी से इस्तेमाल करने लग गया था और मास्टर उसे फ्लेम टेक्निक सिखाते हैं जिसकी मदद से शौर्य फ्लेम को अपने अंदर समाने में कामयाब हो जाता है जिसकी मदद से वो सी लेवल 1 स्टार पर पहुंच जाता है। शौर्य के सी लेवल 1 स्टार पर पहुंचने के बाद मास्टर और शौर्य दोनों अलग अलग तरह के फायर कोर की खोज के लिए टैगोर डेजर्ट पर जाने का सोचते हैं। वहां जाने के लिए हवाई सवारी वाले जीवों की मदद पड़ती थी जो सिर्फ एक ही जगह मिलते थे और उस जगह का नाम था ब्लैकस्टोन सिटी। शौर्य घोड़ा गाड़ी में बैठकर ब्लैकस्टोन सिटी की तरफ निकल जाता है। वो अभी ब्लैकस्टोन सिटी से थोड़े ही दूर था तभी शौर्य गाड़ी की खिड़की से बाहर निकलकर ब्लैकस्टोन सिटी के बड़े से दरवाजे को देखते हुए कहता है तो यह है ब्लैकस्टोन सिटी। वहां ऊपर आसमान में कुछ उड़ने वाले जीव उड़ रहे थे जो कि साइज में काफी बड़े थे और उनके ऊपर लोगों को सवारी कराने के लिए घोड़ा गाड़ियों जैसा स्ट्रक्चर बनवाया हुआ था। शौर्य ये सब देखकर काफी खुश होता है और वापस से गाड़ी के अंदर घुस जाता है।
मास्टर भी गाड़ी के अंदर ही बैठे हुए थे और शौर्य मास्टर से कहता है पर्पल फ्लेम को अपने अंदर समाने के बाद फ्लेम मंत्र सिर्फ एक ही लेवल ऊपर बढ़ा है। इस पर मास्टर हंसकर बताते हुए कहते हैं जैसा मैंने सोचा था, इस टेक्निक का विकास मंत्र कहलाता है। पर फ्लेम को उसके अस्तित्व के एक कण की जरूरत होती है, तभी उसकी असली ताकत बाहर आती है, और तुम्हारी पर्पल फ्लेम तो उस कंडीशन तक पहुंची भी नहीं थी। इसलिए एक लेवल अप होना तो जरूरी था ही। ये काफी अच्छा है, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फ्लेम का अस्तित्व शौर्य पूछता है। मास्टर आगे बताते हैं लेकिन एक फ्लेम के कण को अपने अंदर समाने से पहले तुम्हें कुछ चीजें तैयार करनी होती है ताकि फेल ना हो जाओ। शौर्य मास्टर की बात तो सुन रहा था लेकिन उसकी शक्ल देखकर साफ नजर आ रहा था कि मास्टर की बात सीधा उसके सिर के ऊपर से गई है। मास्टर ये देखकर उसे बताते हैं पहला यहाँ ब्लैकस्टोन सिटी के अंदर रासायनिक एसोसिएशन के अंदर जाओ और एक रैंक रिफाइनर ले लो। फिर कुछ मटेरियल ढूंढना जो आगे मदद करेंगे। ये सुनकर शौर्य हंसते हुए पूछता है हा 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 हा, रासायनिक एसोसिएशन तो क्या, इससे मेरी रासायनिक होने की पहचान सबके सामने नहीं आएगी। मास्टर जवाब देते हैं तुम्हारी पहचान छुपाने के लिए तुमसे बोला भी किसने है। ये सुनकर शौर्य अपना सिर खुजाते हुए कहता है बात तो आप भी बिल्कुल सही ही कह रहे हैं। घोड़ा गाड़ी ब्लैकस्टोन सिटी के अंदर जाकर रुक जाती है और मास्टर तुरंत ही अंगूठी के अंदर समा जाते हैं। शौर्य इसके बाद गाड़ी से उतर जाता है। गाड़ी वाला तुरंत ही घोड़ा गाड़ी लेकर वहां से आगे चला जाता है। वहां लोगों की भीड़ और शोर शराबा हो रहा था। शौर्य गाड़ी से सीधा बीच रोड पर उतरा था और वो इतने शोर को सुनकर अपने कान को खुजाने लग जाता है। तभी पीछे से एक बोरी कंधे पर उठाए एक आदमी आता है और शौर्य को दूर से ही आवाज मारता है अरे छोटे भाई, रास्ते से हट जाओ। शौर्य जैसे ही आवाज सुनकर पीछे मुड़ता है तभी उसे धक्का लगता है और वो घूम जाता है। शौर्य एक ठेले पर जाकर लगने ही वाला था तभी उस ठेले का मालिक जोर से चिल्लाता है अरे देख के। शौर्य उसके ठेले से टकरा जाता है पर ठेला गिरने से बच जाता है। शौर्य उस दुकानदार से माफी मांगते हुए पूछता है सॉरी मुझे माफ करना। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं रासायनिक एसोसिएशन कैसे जा सकता हूँ? ये सुनते ही आसपास से गुजर रहे सभी लोग रुक जाते हैं और उनका ध्यान सीधा शौर्य की तरफ जाता है। शौर्य भी ये देखकर घबरा सा जाता है। तभी दुकानदार पूछता है रासायनिक एसोसिएशन, आखिर तुम वहां क्या करने वाले हो? तभी दूसरा आदमी कहता है लगता है कि ये वहां रुकने वाले हैं। इतना सुनते ही आसपास के लोग पता बताने के साथ शौर्य को खाने की चीजें दे देते हैं। शौर्य इतनी सारी चीजें हाथों में पकड़कर वहां से तेजी से निकल लेता है। शौर्य भागते हुए आगे जा रहा था तभी उसके हाथ से वो सारी चीजें गिर जाती है और शौर्य अपने हाथों की तरफ देखता है जो उन चीजों से काफी खराब हो गए थे। शौर्य अपने हाथों को देखते हुए कहता है मैं भरोसा नहीं कर सकता, आखिर ये लोग इतने दयालु क्यों थे, मैंने तो बस इनसे रासायनिक एसोसिएशन का पता ही पूछा था। मास्टर बताते हैं लड़के, उन्होंने तुम्हारा सम्मान एक रासायनिक मास्टर की तरह किया है। कुछ भी हो। इतना कहकर शौर्य वहां से आगे की तरफ जाने लगता है। तभी मास्टर शौर्य को बताते हैं मैंने तुम्हें अभी तक एक रासायनिक होने के फायदे नहीं बताए हैं। लेकिन रासायनिक एसोसिएशन से एक मटेरियल ढूंढने के लिए मदद मांगना और भी ज्यादा आसान होगा। शौर्य मास्टर को बताते हुए कहता है लेवल 3 का कोर ब्लड लोड स्पिल को बनाने के लिए आखिरी मटेरियल होगा। इस पर मास्टर शौर्य की तारीफ करते हुए कहते हैं बहुत अच्छे, लेकिन आग के कण को समाने के लिए ऐसी 3 चीजें हैं जो तुम्हें बिना फेल हुए प्राप्त करनी होगी और ब्लड लोड स्पिल उन्हीं में से एक है। तुम्हारे पास ब्लड लोड स्पिल होनी चाहिए ताकि तुम अलग अलग तरह की आग के करीब जा सको। क्योंकि बिना तैयारी के अगर तुम एक साथ लेवल के योद्धा भी क्यों ना हो, तुम इसके बाद भी किसी भी आग को छू तक नहीं पाओगे। मास्टर आगे बताते हैं दूसरा, आत्मा को ठंडा रखने वाला झरना। अगर ब्लड लोड स्पिल हमारे बाहरी शरीर की रक्षा करता है,
तो आत्मा को ठंडा रखने वाला झरना तुम्हारे अंदरूनी शरीर की रक्षा करता है। जब भी तुम एक आग के कण को अपने शरीर के अंदर समाते हो तो उसके ज्यादा टेम्परेचर की वजह से तुम्हारा पूरा शरीर जलकर खाक हो सकता है। इसके बाद आखिरी चीज रिंग। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो तुम्हारे अंदर एक छोटा सा स्पेस खोल देता है और ये स्पेस वही होता है जहां तुम अपनी सारी आग को रख सकते हो। ये सब सुनकर शौर्य कहता है, क्या बकवास है यार। शौर्य मास्टर से पूछता है, क्या होगा अगर मुझे ये चीज ना मिली, अगर हम आग के कण को ढूंढने में उतने लकी नहीं निकले? तो फिर हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? इन तीनों चीजों के बिना आग के कण को लेने से तुम मारे जाओगे। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब कुछ साल पहले मैं एक आग के कण की खोज में निकला था तो मैंने भी कुछ तैयारी की थी। उसकी वजह से अब तुम्हें सिर्फ ब्लड लोड्स पिल और आत्मा को ठंडा रखने वाले झरने की जरूरत है। मास्टर बताते हैं। मास्टर की बात सुनकर शौर्य कहता है, ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। तभी शौर्य कुछ आगे जाकर रुक जाता है और सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखता है। वो बिल्डिंग किसी गुब्बारे की तरह थी और उसकी चारों खूंटों से चार छोटे छोटे किले निकले हुए थे। उस बिल्डिंग को देखकर शौर्य कहता है, तो ये है रासायनिक एसोसिएशन। इतना कहकर शौर्य सीधा बिल्डिंग की तरफ भागता है। बिल्डिंग के बाहर ही रासायनिक एसोसिएशन नाम का बोर्ड लगा हुआ था। शौर्य सीधा अंदर घुस जाता है और देखता है कि बाहर से अजीब दिखने वाली बिल्डिंग अंदर से काफी ज्यादा शानदार थी। दीवार के दोनों तरफ तांबे के बड़े बड़े मटके रखे हुए थे जिनके ऊपर की तरफ बत्ती जल रही थी और दीवारों पर तरह तरह के डिजाइन भी बने हुए थे। सामने ही अंदर दूसरे द्वार पर कुछ सिपाही भाले लेकर खड़े हुए थे। शौर्य उनकी तरफ ही आ रहा था, तभी एक सिपाही शौर्य को रोकते हुए पूछता है, हे लड़के, क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारे पास तुम्हारे टीचर का कोई परिचय पत्र है? परिचय पत्र? इतना कहकर शौर्य चुप हो जाता है। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 40 पहला टेस्ट। शौर्य के पास ना कोई परिचय पत्र था और ना ही मास्टर ने उसे इसके बारे में कुछ बताया था। इसलिए शौर्य थोड़ा हैरानी में आ जाता है। तभी पीछे से आवाज आती है, मास्टर। शौर्य पीछे पलट कर देखता है और पाता है कि एक लड़की तरफ आ रही थी। उस लड़की ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके बाल काले थे और सिर्फ गर्दन तक ही थे, आंखें भी काली थी। लड़की देखने में सुंदर थी लेकिन उसकी सूरत से उसका घमंडी रूप साफ दिखाई दे रहा था। ये लड़की करीब 20 साल की थी। लड़की के पीछे एक आधी उम्र का आदमी भी आ रहा था। शौर्य इसलिए साइड में हट जाता है। लड़की शौर्य की जगह पर आकर खड़ी हो जाती है और पीछे मुड़कर पीछे आते उस आदमी की तरफ पलटकर कहती है, मास्टर जल्दी कीजिए। वो आदमी आधी उम्र से ऊपर का तो था ही, ऊपर से वो थोड़ा मोटा भी था। अपने कदमों को थोड़ा तेज बढ़ाते हुए वो आदमी उस लड़की से कहता है, लड़की तुम आखिर इतनी बेसब्र क्यों हो? शायद अभी वो बूढ़ा आदमी फरहान उठा भी नहीं होगा। शौर्य की नजर उस आदमी के कपड़ों पर लगे बैज पर जाती है। उस आदमी के कपड़ों पर एक गुलाबी रंग का बैज था जिस पर एक मटका जैसा कुछ बना हुआ था और उस पर 4 निशान थे। ये देखकर शौर्य कहता है, ये चौथी रैंक के रासायनिक है। वो लड़की शौर्य के मुंह से ये सुनकर शौर्य की तरफ देखती है और फिर अपनी नजरें फेर लेती है। लड़की सिपाहियों को सामने अड़ा देखकर कहती है, साइड हटो या फिर तुम्हें लोगों के रास्ते के बीच में आने से मजा आता है। सैनिक अपना सिर खुजाते हुए पूछता है, मिस लवली, क्या आप यहाँ रैंक 1 के रासायनिक एग्जाम के लिए आई है? इस पर लवली जवाब देते हुए कहती है, चिंता मत करो, जब मैं एक रासायनिक बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें इसके लिए सजा नहीं दूंगी। लवली के मास्टर उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, लवली अब अंदर चलो और आज मुझे निराश मत करना। मास्टर का हाथ पकड़कर लवली खुश होते हुए कहती है, चिंता मत करो मास्टर, मुझे एक पिल ही तो बनानी है। ये आपकी स्टूडेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है।
इस पर दोनों सिपाही मास्टर के सामने झुककर उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है मास्टर अतुल इस शहर में सबसे अच्छे रासायनिक है। मास्टर अतुल ने सिर्फ 3 ही सालों में मिस लवली को एक अच्छा रासायनिक बना दिया है। अपनी तारीफ सुनकर मास्टर अतुल खुश होकर हंसने लगते हैं, हा 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 हा। हंसते हुए मास्टर अतुल शौर्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर लवली मास्टर अतुल के साथ अंदर जाते हुए उनसे पूछती है, मास्टर आप इस लड़के को इतने प्यार से क्यों देख रहे थे, ये आपका स्टाइल नहीं है। मास्टर अतुल हंसकर जवाब देते हैं, हाँ हाँ हाँ, मुझे बस इस लड़के को देखकर ऐसा लगा कि इसके अंदर कुछ तो अलग है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे क्या कहूँ, शायद ये कोई वहम हो। ये कहते हुए मास्टर अतुल लवली के साथ वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सिपाही शौर्य से पूछता है, लड़के क्या तुम्हारे पास पत्र है? शौर्य बताता है, नहीं मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर वो सिपाही शौर्य से पूछता है, तो फिर तुम्हारा टीचर कौन है? शौर्य बताता है, अजब सिंह। ये सुनकर अंदर से आते हुए एक लड़का कहता है, अजब सिंह, मैंने कभी किसी अजब सिंह के बारे में नहीं सुना। वो लड़का सिपाहियों को हल्के से मारते हुए पूछता है, क्या तुमने किसी अजब सिंह के बारे में सुना है? सिपाही जवाब देते हैं, नहीं मास्टर। इस पर वो लड़का शौर्य के पास से गुजरते हुए मजाक उड़ाकर कहता है, इस पूरी दुनिया ने ऐसे बहुत से नकली इंसान हैं जो एक रासायनिक होने का नाटक करते हैं ताकि वो मुफ्त में खाना खा सके। अजब सिंह, हा 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 हा, ये नाम किसी नाटकबाज का लगता है, हा 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 हा। वो लड़का ये सब कहकर हंसते हुए वहां से जा रहा था, तभी उसके बालों में पर्पल आग लग जाती है और वो लड़का आग बुझाते हुए घबराकर चिल्लाता है, आग आग, कोई पानी लाओ, जल्दी से कोई पानी लाओ। ये आग शौर्य ने लगाई थी। शौर्य के हाथ से पर्पल आग बाहर निकली देखकर सिपाही चौंक कर कहता है, आग का नियंत्रण, ये तो एक चौथी रैंक के रासायनिक है। इस पर शौर्य उन्हें बताते हुए पूछता है, माफ करना, मैं कोई चौथी रैंक का रासायनिक नहीं हूं। तो क्या अब मैं अंदर जा सकता हूं? दोनों सिपाही हड़बड़ाते हुए जवाब देते हैं, जज जी जी बिल्कुल भाई। माफ करना हुजूर, आप अंदर जा सकते हैं। अंदर सामने ही ग्राउंड स्टेज पर बहुत सारी मेज रखी हुई थी जिनके पास बच्चे खड़े हुए थे। लवली भी एक मेज के पास खड़ी हुई थी। सभी मजों पर एक एक बड़ा सा गोल मटके जैसा बीकर रखा हुआ था और ऊपर स्टेज पर कुर्सी पर मास्टर अतुल और मास्टर फरहान बैठे हुए थे। मास्टर अतुल मास्टर फरहान से पूछते हैं, मास्टर फरहान, वो सोनी अभी तक बाहर क्यों नहीं आई है? एग्जाम बस अभी शुरू ही होने वाला है। मास्टर फरहान जवाब देते हुए बताते हैं, चिंता मत करो, वो ये आराम से कर लेगी। ये सुनकर मास्टर अतुल उन्हें बताते हुए कहते हैं, मास्टर फरहान, अब बस 10 मिनट ही बचे हैं। अगर वो अभी नहीं आई तो फिर बेशक आप प्रेसिडेंट ही क्यों नहीं है, आप एग्जाम के टाइम को नहीं बढ़ा पाएंगे। शौर्य बड़े ही आराम से उसी तरफ टहलता हुआ आ रहा था और मास्टर फरहान की नजर शौर्य पर जाती है। शौर्य को देखकर मास्टर उससे पूछते हैं, क्या तुम भी रासायनिक एग्जाम के लिए आए हो? ये सुनकर शौर्य उनकी तरफ ही आने लगता है और मास्टर अतुल उसके बारे में बताते हुए मास्टर फरहान से कहते हैं, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं आपको अभी बता रहा था। शौर्य उनकी स्टेज के ठीक नीचे आ जाता है और दोनों मास्टर्स को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहता है, दोनों मास्टर्स को शौर्य सेन का प्रणाम। शौर्य हाथ जोड़कर उन्हें बताते हुए कहता है, मास्टर्स, आज इस रासायनिक एग्जाम के अलावा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर मास्टर फरहान कुछ समझ नहीं पाते और शौर्य आगे बताता है, मुझे नहीं पता कि एसोसिएशन कुछ मटेरियल्स के लिए मेरी मदद करेगी या नहीं। ये सुनकर मास्टर अतुल और मास्टर फरहान दोनों जोर से हंसते हैं, हा 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 हा। उन्हें ऐसे हंसता देखकर शौर्य कुछ समझ नहीं पाता। तभी मास्टर अतुल उससे कहते हैं, बच्चे, तुम अब पीछे नहीं हट सकते, लेकिन एसोसिएशन से कोई भी रिसोर्स देने से पहले हम भी ये देखना चाहेंगे कि तुम ये एग्जाम पास करते हो या नहीं।
ये सुनकर शौर्य हल्के से हंसते हुए अपना सिर खुजाते हुए धीरे से कहता है, तो अब यहाँ एग्जाम भी देना होगा, ये कहाँ फंसा दिया मास्टर। तभी एक लड़की की आवाज आती है, मास्टर मुझे माफ करना, आने में देरी हो गई। ये सुनकर शौर्य अपने दाएं तरफ देखता है और पाता है कि एक खूबसूरत लड़की जिसके बाल सफेद थे, उम्र करीब 21 साल, गुलाबी होठ, कद 5 फीट 8 इंच, भूरी आंखें, वो लड़की हल्के हरे और ग्रे रंग के कपड़े पहने बड़ी ही स्टाइल में चलते हुए उधर आ रही थी। यही लड़की सोनी थी। उसे देखकर शौर्य की आंखें उससे हट नहीं पाती। बाकी एग्जाम देने आए लड़के भी सोनी को देखकर कहते हैं, ये सोनी तो सच में अप्सरा है, बहुत खूबसूरत है। लवली सोनी को देखकर चिढ़ जाती है और कहती है, एक तो लेट आई है और ऊपर से उसकी अदाएं भी देखो। सोनी शौर्य के पास आकर अपने मास्टर फरहान को हाथ जोड़कर हल्के से झुककर प्रणाम करती है, प्रणाम मास्टर। मास्टर फरहान खुश होकर बताते हुए कहते हैं, तो तुम आ ही गई। मास्टर अतुल तो तुम्हें यहाँ देखने के लिए बेसब्र ही हो रहे थे। सोनी मास्टर अतुल की तरफ देखती है और उन्हें भी हाथ जोड़कर हल्के से झुककर प्रणाम करती हैं, प्रणाम मास्टर अतुल। मास्टर अतुल भी सोनी से खुश होकर कहते हैं, सोनी हमेशा सबकी इज्जत करती है। ये तो मेरी। इतना कहकर मास्टर अतुल रुक जाते हैं और लवली की तरफ देखते हैं जो उन्हें घूर रही थी। मास्टर सही समय पर चुप हो गए थे और आगे कहते हैं, ठीक है चलो शुरू करते हैं। ये सुनकर सोनी एक पल के लिए शौर्य की तरफ देखती है और फिर अपनी टेबल की तरफ चली जाती है। सोनी की टेबल लवली के पास ही थी और वो लवली की तरफ देखती है। लवली उसे चिढ़ाते हुए याद दिलाते हुए कहती है, काश इस बार पहली बार की तरह बीकर फट ना जाए। अगर तुम हारी तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझसे कुछ मत कहना। सोनी जवाब देते हुए कहती है, नहीं कहूंगी, क्योंकि इस बार तुम्हारे फेल होने के चांस मुझे ज्यादा हाई लग रहे हैं और हारने के बाद प्रेसिडेंट के सामने जाकर रोना मत। तुम। लवली ने इतना ही कहा था तभी प्रेसिडेंट फरहान हल्के से खांसते हैं और वो वही चुप हो जाती है। प्रेसिडेंट फरहान खड़े होकर शौर्य से कहते हैं, लड़के तुम भी अपनी टेबल पर पहुंच जाओ। जैसा आप कहें। इतना कहकर शौर्य भी वहां से टेबल की तरफ चला जाता है। प्रेसिडेंट फरहान अनाउंस करते हैं, आप सभी का रासायनिक टेस्ट अब शुरू होता है। इतना सुनते ही सभी बच्चे अपने अपने बीकर में अपनी आग डालना शुरू कर देते हैं और उनके पास रखी जड़ी बूटियां बीकर के अंदर डालने लगते हैं। प्रेसिडेंट फरहान सबको समझाते हुए कहते हैं, बच्चों ज्यादा जल्दी मत करना, क्योंकि तुम्हारे पास जो सामान है वो सीमित है। इसलिए इन्हें अच्छे से रिफाइन करके पिल बनाओ और कामयाबी हासिल करो। एग्जाम में पिल का लेवल नहीं मांगा है, इसलिए आराम से करो, आप सबके पास पूरा 1 घंटा है। शौर्य भी बाकी बच्चों की तरफ अपने बीकर में आग डालकर उसके अंदर जड़ी बूटियां डालकर पिल रिफाइन करने में लग जाता है। मास्टर अतुल सबकी डिटेल्स चेक कर रहे थे और शौर्य की डिटेल चेक करके वो चौंक कर कहते हैं, 18 साल, ये लड़का लवली और सोनी दोनों से ही छोटा है। ये इतनी सी उम्र में एक रैंक का रासायनिक बनना चाहता है। फिर तो इसे जरूर 17 से पहले बी लेवल पर होना चाहिए। ये सब बताते हुए मास्टर अतुल प्रेसिडेंट फरहान से पूछते हैं, इतनी कम उम्र में कोई इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। प्रेसिडेंट कुछ जवाब नहीं देते और चाय का कप उठाकर चाय पीते हुए बच्चों से कहते हैं, बच्चों तुम्हारे हारने या जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए अभी काफी समय बचा हुआ है और आराम से करो। शौर्य तो आराम से अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन लवली और सोनी दोनों में टक्कर चल रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए अपने अपने बीकर में जड़ी बूटियां भरती जा रही थी और उनको ऐसे देखकर शौर्य भी दोबारा उनकी तरफ नहीं देखता। शौर्य बड़ी ही शांति के साथ बारी बारी से जड़ी बूटियां बीकर में डाल रहा था और अपनी आग के फोर्स से पिल को रिफाइन कर रहा था। लेकिन एक दूसरे की होड़ में लवली और सोनी कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई थी। तभी घंटी बजती है और प्रेसिडेंट फरहान खड़े होकर कहते हैं, टाइम पूरा हो गया, सब रुक जाओ।
शौर्य मास्टर की मदद से पिल्स रिफाइन कर लेता था, लेकिन वो आज खुद पिल रिफाइन करने का टेस्ट दे रहा था। जहां उसके सामने सोनी और लवली जैसी दो महान मास्टर्स की स्टूडेंट और काफी सारे अलग अलग स्टूडेंट भी थे। क्या वो इस टेस्ट को पास करके अपने लिए रासायनिक एसोसिएशन से सामान ले पाएगा या फिर उसे हारकर वापस जाना पड़ेगा?